Student, today I am going to describe the pedigree analysis. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, कम से कम एक डॉक्टर की लाइफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। पेडिग्री, PEDIGREE, एनालिसिस। और क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि इसी के आधार पर सारा का सारा ट्रेड पूरी जनरेशन में कहाँ कहाँ था ये पता लगाया जाता है। इसलिए हम इसको और ज्यादा गौर से पढ़ते हैं। अभी सीख जाओगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एनालिसिस ऑफ ट्रेट होता है। द एनालिसिस ऑफ ट्रेट, और वो भी कई पीढ़ियों में, कई जनरेशन्स में। ठीक है, इन सेवरल जनरेशन। ठीक है, इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए ह्यूमन फैमिली। ह्यूमन के लिए ही करेंगे, ऑफ ए ह्यूमन फैमिली इन द फॉर्म ऑफ ए फैमिली ट्री। जैसा मैंने बताया था कि आप बचपन में भी फैमिली ट्री बनाते थे कि वो कहां से शुरू हो रहा है, तो ये भी ऐसा ही है, इन द फॉर्म ऑफ ए फैमिली ट्री। हाँ जी। आप इसको कैसे, फैमिली ट्री का मतलब क्या हुआ कि एक डायग्राम बना दिया आपने। आप और डायग्राम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और डायग्राम is called pedigree analysis। इसको एनालाइज करना भी आना चाहिए, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं आपको एनालाइज करना भी पढ़वाऊं। यानी एक रिकॉर्ड है ये। आप दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं ए रिकॉर्ड ऑफ द अकरेंस ऑफ द ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ ह्यूमन फैमिली। ठीक है, अगर आपको ये वाली डेफिनेशन पसंद नहीं आ रही तो मुंह से कौन सी फर्क पड़ रहा है, मैं आपको दूसरी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। ए रिकॉर्ड ऑफ द अकरेंस, आपको जो इजी लगे वो याद कर लेना। रिकॉर्ड ऑफ द अकरेंस, और अभी बता भी देना कि कौन सा इजी लगा आपको। ऑफ ए ट्रेट, स्वीट बेबी आप बताएंगे इसके बाद कौन सा इजी है। इन सेवरल जनरेशन ऑफ ह्यूमन फैमिली is called pedigree analysis, is called pedigree analysis। बताओ कौन सा इजी लगा। फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। बहुत सही जवाब, मुझे भी सेकंड इजी लगा, मुझे इसमें कम लिखना पड़ा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, ये पेडिग्री कहीं ना कहीं से तो लिखनी पड़ेगी। और पेडिग्री होती क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी फैमिली में कोई बीमारी है तो उसकी पुरानी जनरेशन का रिकॉर्ड मांगा जाता है कि ये फैमिली में बीमारी शुरू कहां से हुई। दादा से, दादी से, बुआ से, नानी से, फूफी से, चाची से, कहीं से तो हुई होगी। जहां से शुरू हुई है वहां से हम पूरा रिकॉर्ड बनाते चले जाते हैं और उसे डायग्राम की फॉर्म में अपने पास बना लेते हैं। ठीक है, और जिस बंदे से ये बीमारी शुरू हुई होती है, यानी ये पेडिग्री चार्ट जहां से हम शुरू करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रो बैंड। क्या कहते हैं? अ पर्सन फ्रॉम whom केस हिस्ट्री, जहां से डॉक्टर उस हिस्ट्री को पढ़ रहा है, ऑफ ए पैडिग्री स्टार्ट, स्टार्ट हो रहा है जहां से, इज कॉल्ड,
उसे कहते हैं प्रोबैंड, PROBAND। ये प्रोबैंड याद रखना है, जहां से भी नई बीमारी की एंट्री हुई वो प्रोबैंड है। अब ये प्रोबैंड या तो मेल हो सकता है या प्रोबैंड फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो इफ द प्रोबैंड इज मेल, क्या कहेंगे उसे? इफ द प्रोबैंड इज मेल, इट इज कॉल्ड, देखो मैं दो नाम दे रहा हूं, बताना आप क्या कहेंगे, ठीक है। एक है प्रोपेजिटी, एक है प्रोपेजिटा। मेल वाले प्रोपोजिटिव। केस में क्या कहेंगे? प्रोपोजिटिव। हाँ, आप लास्ट में ई आ रहा है तो उसे फीमेल वर्जन समझ लेते हो, जबकि ये होता है प्रोपेजिटी मेल वाले केस में, प्रोपेजिटी। आप इसे सीटी भी पढ़ सकते हो, सीटी मुझे भद्दा सा शब्द लग रहा था, समझे, सीटी मारे वाले वाला, इसलिए मैंने वो नहीं कहा। इफ द प्रोवेंड इज फीमेल, अगर ये एक महिला है तो क्या कहलाएंगी? प्रोपेजिटा। प्रोपोजिटा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब इसे कह रहे थे प्रीटिजेंटा, वो ऐसा नहीं होता है। तो प्रोपेजिटी, प्रोपेजिटा, प्रोवेंड आपकी समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों, जो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट होते हैं ह्यूमन बीइंग, कैन नॉट बी स्टडीड बाय क्रॉसेस। इस खाली क्रॉसेस को पढ़ लो और समझ में आ जाए। जैसे और ऑर्गेनिज्म का हम पढ़ लेते हैं कि मेंडल का क्रॉस कर लिया, वो कर लिया, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? द प्रोजेनी प्रोड्यूस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि प्रोजेनी एक ही बच्चा एक बार में पैदा होता है। अगर 10-15 हो रहे होते, जैसे मटर के पौधे हैं या कुछ भी है या ड्रोसोफिला है, तो हम बहुत सारी चीजों का स्टडी कर सकते थे, ठीक है। तो हम इसमें नहीं कर सकते। आज समझ में आपको आ गई होगी, इसलिए हमें ये स्टडी करना पड़ा पेडिग्री का। अब इसके बारे में मुझे सिंबल्स बताने हैं कि आपको इसमें सिंबल्स कौन से यूज करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाई है, वो याद हो गए तो सब कुछ याद हो गया। द सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस, बहुत सारे तो आप जानते हो, बहुत सारे मैं नए की एंट्री मरवाऊंगा। आर गिवन, डॉक्टर सिर्फ उस सिंबल से पहचान जाएगा कि उसने लिखा क्या है। वो कौन कौन से सिंबल हैं जिससे वो पहचानेगा? देखो, अगर मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, ये तब भी रेक्टेंगल सा लग रहा है, मुझे और चौकोर बनाना पड़ेगा। तो ये बॉक्स बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? ये मेल है। मेल। और अगर मुझे फीमेल बनाना है तो मुझे एक सर्कल बनाना होगा, बस, ये फीमेल है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि सेक्स क्या रहा, स्पेसिफाइड नहीं हो पा रहा है, तो आप इसे ऐसे करके तिरछा बना दो, ठीक है। तो ये सेक्स जो हुआ अनस्पेसिफाइड। अब पता नहीं कि ये मेल है अब या फिर ये फीमेल है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने इनमें कहीं पे भी अंदर रंग वंग नहीं भरा है, अब जब नहीं किया है तो ये जो सारे हैं ये नॉर्मल थे, ठीक है। अगर मैं इनके अंदर कुछ कलर कर देता हूं, जैसे मैंने एक ये बनाया मेल, ये मेल तो नहीं लग रहा, मेल जैसा ही बनाओ भाई, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर कर देता हूं कोई कलर, इसका मतलब ये इफेक्टेड हो गया। आप निशान भी बना सकते हो कलर की वजह, ठीक है। अगर मैंने सर्कल बनाया और इसमें भी मैंने कोई, देखो, चाहे कलर करो चाहे ऐसे करके कर दो, कैसे भी आप कर सकते हो, मैंने इसलिए दिखाया, ठीक है। और ये चाहे अनस्पेसिफाइड वाला बनाओ, ठीक है, तीनों में ही, इनमें भी मैंने अंदर डार्क कर दिया थोड़ा सा।
इसका मतलब ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इन्हें कोई ना कोई बीमारी है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब अगर हमें किसी की मैरिज दिखानी, तो हमने एक मेल बनाया, एक फीमेल बनाई, और दोनों के बीच में एक डंडी खींच दी। इसका मतलब ये मेटिंग हो रही है। मीटिंग मतलब इनके बच्चे पैदा हो, एक डंडी खींची है, एक लाइन खींची, तो ये मेटिंग। मैं, आप मेटिंग को मैरिज भी कह सकते हो, अगर आप लिखोगे तो मुझे बुरा नहीं मानना है, मैरिज। लेकिन कई जगह क्या होता है, ये जो मैरिज है ना, ये डिफरेंट पर्सन्स में, लेकिन कई जगह अपने ही रिलेशंस में मैरिज कर लेते हैं, तो वहां पे मैं एक लाइन नहीं खींचूंगा बीच में, वहां पे मैं दो लाइन खींच दूंगा बीच में। उसका मतलब ये होगा कि मैरिज तो हुई, लेकिन वो दो पर्सन्स के बीच में हो रही है। ये मैंने दो पर्सन बना दिया, मतलब दो पर्सन के बीच में तो मैरिज होती है ही, लेकिन इस मैरिज का क्या मतलब हुआ, ये आपसी इनका रिलेशन है, रिलेटिव्स के बीच में मैरिज है। हिंदू धर्म में तो ये वैलिड ही नहीं है, लेकिन अब कहीं पे भी कुछ भी करें, अब क्या कह सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे उसके लिए, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। ठीक है, इस तरह की मैरिज को कंसेंजीनियस मैरिज कहते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं नीचे, CONSANGUINEOUS, मेटिंग। अब ये मैरिज तो चलो दिखा दी, ठीक है, बच्चे पैदा होना भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे पैदा होना कैसे दिखाएंगे, अब आपने एक मेल बनाना पड़ेगा, किस लिए एक फीमेल लानी पड़ेगी, हस्बैंड वाइफ हो गए। अगर ये रिलेशन में मैरिज नहीं है तो क्या करूं, सिंगल लाइन। बिल्कुल, ये मैंने लाइन खींच दी। अब मेटिंग हुई इनके, तो इनके बच्चा हुआ, ये नीचे की ओर एक लाइन और खींच दी, ये जो लाइन नीचे आई है वो बच्चे की है। अब देखो इनके कितने बच्चे हुए आपको बताना है मुझे, और कौन कौन हुआ था, कितने बच्चे हुए इनके, दो। 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 और एक लड़का एक लड़की या दोनों लड़के, लड़का लड़का लड़की। लड़की। ठीक है। और ये अफेक्टेड है या नॉट अफेक्टेड है, नॉट नॉट अफेक्टेड। इफेक्टिव। बिल्कुल सही, पढ़ना आ गया आपको। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेरेंट्स विद बोथ चाइल्ड, चिल्ड्रन ज्यादा अच्छा है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे मेल एंड फीमेल, नॉट अफेक्टेड, इनमें कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, इन केस अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाता, तो लैंग्वेज आप पढ़ के बताएंगे मुझे। अब की बार मैं नीचे एक ही बना रहा हूं, बताइए भाई, सिंगल चाइल्ड मेल। आगे की ये लाइन अधूरी रह गई, नॉर्मल या अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, नॉर्मल। हाँ, नॉट इफेक्टिव। ये जरूर बताना पड़ेगा संग में, अगर नहीं बताओगे तो मैं वैलिड नहीं करूंगा। लीजिए, अब देखिए जरा सी बात से आपकी लाइन बदल जाएगी। अब आप क्या लिखेंगे, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड,
अफेक्टेड विद डिजीज। बात समझ में आ गई? Yes, sir. बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब और भी इसके बहुत सारे सिंबल्स हैं, थोड़े से सिंबल से काम नहीं चलाने वाले हम लोग। ये हो गया। अच्छा, अगर ऐसा बना दिया जाए, ये आपके उसके हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत है, लेकिन आपको और कुछ भी करना है। सपोज करिए ये मेल का डायग्राम है, ये मेल है और मैंने इसमें एक लाइन क्रॉस कर दी, या ये फीमेल है, इसमें मैंने एक लाइन क्रॉस कर दी, इसका मतलब इसकी डेथ हो गई। अगर ऐसे किसी को गोला बनाया और डॉक्टर ने तो उसको लिखा डेथ, पूरी डिटेल लिखने की बजाय ऐसे करके लिख दिया। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा, अब मेल बनाया ऐसे करके, या फीमेल बनाई और इसके अंदर एक बिंदी लगा दी। इसका मतलब ये है कि इसमें बीमारी तो थी, लेकिन इसमें नहीं है, ये कैरियर है, ये आगे ले जाएगा। ठीक है, डेथ को ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, डिसेस्ड, DECEASED। तो जो मैंने अभी ये नीचे बनाए, ये कैरियर है, ये खुद में बीमारी नहीं रखते, लेकिन ये दूसरे को फैला देते हैं, तो ऑब्लिगेट कैरियर। विल नॉट मैनिफेस्ट डिजीज, खुद पीड़ित नहीं है, लेकिन जिसमें जाएंगे उसे कर देंगे। मतलब इनकी अगले वाली संतान को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अच्छा देखो, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं, आप इसे पहचानना कि मैंने क्या बनाना चाहा है। अब तो आप इसके धुरंधर हो गए हो, जानकारी अच्छी हो गई है। नैन्सी, इसका मतलब बताओ मैंने क्या बनाया है? ठीक है, कोई भी बताइए, चलिए क्या है ये? मेटिंग। मेटिंग हो रही है, मतलब मैरिज हुई है। अगर मैं इस मैरिज में भी एक ऐसे लाइन खींच दूं, तो इस मैरिज का क्या हुआ? डिवोर्स हो गया। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। इन्होंने तलाक ले लिया, ये अलग हो गए। ठीक है, अब देखो, कभी कभी किसी के ट्विंस पैदा हो जाते हैं। जो ट्विंस पैदा हो जाते हैं, या तो वो एक ही जायगोट से दो बनते हैं, या वो दो जायगोट से अलग अलग से बनते हैं, जो ट्विंस पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ दो बच्चे हुए और वो ट्विंस हैं, तो या तो वो मोनोजाइगोटिक होते हैं या वो डाइजाइगोटिक होते हैं। मैं अब ट्विंस कैसे लिखा जाता है ये बता रहा हूं। तो ये इधर और ये इधर, ये ट्विंस हैं। ये एक दो जायगोट बने और दो जायगोट से दो बच्चे बने, इसको कहते हैं हम डाई जायगोटिक ट्विंस। बिल्कुल एक से नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन एक ही जायगोट से जो बनते हैं उनमें बहुत ज्यादा समानताएं होती हैं, उन्हें कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनाएंगे पेडिग्री में, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा और ट्रायंगल जरा सही सा नहीं लग रहा मुझे, सुंदर सा बना दे रहा हूं। ये ऐसे खींचा, ये ऐसे खींचा, ये बेटी बना दी एक, इधर बेटा बना दिया एक। ठीक है, या फिर मोनोजाइगोटिक है तो ये मान लो कि दोनों सेम ही पैदा हो गए, इसे उठाओ दूसरे को बिठाओ, लेकिन इसमें आपस में बीच में यहां लिंक कर देंगे, ये मोनोजाइगोटिक होगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस।
इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सपोज करिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो क्या तुम्हें मालूम है कि उसके अंदर लड़की होगी या लड़का होगा? नहीं मालूम। No. तो उसके लिए हम स्क्वायर बनाएंगे या वो सर्कल बनाएंगे या वो तिरछा वाला स्क्वायर बनाएंगे? तिरछा वाला स्क्वायर। Sir. ठीक, बिल्कुल। और इसके अंदर लिख देंगे पी। पी बोले तो प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी। बिल्कुल क्लियर बात हो गई होगी। अब ये प्रेगनेंसी तो हो गई, ठीक है, कौन सी नेंसी हो गई? प्रेगनेंसी। अब माना ये पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं चल पाई और मिसकैरेज हो गया, मतलब एबॉर्शन हो गया अपने आप, तो ऐसा वाला निशान बनाएंगे। इसे क्या लिखेंगे हम? मिसकैरेज। मिसकैरेज का मतलब समझते हो ना? बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। लेकिन अगर बच्चा पैदा हुआ और फिर मरा तो उसके लिए अलग सिंबल है। ये जो मिसकैरेज जो होता है, ये तो होता है कि तीसरे महीने में, चौथे महीने में प्रेग्नेंट थी लेडी और उसका बच्चा मर गया। लेकिन इसमें मरा हुआ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए ये वाला जो सिंबल मैंने बनाया है अगला, ये है। ठीक है, यानी थोड़ा सा अनस्पेसिफाइड को टिल्ट किया और इसको बीच में से लाइन दे दी। इसको कहते हैं स्टिल बॉर्न। स्टिल बॉर्न, स्टिल बॉर्न समझ गए? यस सर। स्टिल बॉर्न। तो आपने इतने सारे सिंबल पढ़े, बड़े इंटरेस्टिंग सिंबल थे ये। ठीक है, सारी जानकारी मिल गई, डिजीज की, अनडिजीज की, अनस्पेसिफाइड की, मिसकैरेज की। इसके आधार पे बहुत कुछ स्टडी किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस सिंबल। ओके, नाउ इट इज क्लियर। एनी इश्यू तो कमेंट बॉक्स में लिखें।